चलो शुरू करें। मैं आशीष राज पुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हमने कल तक क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11, भले वो एग्रीकल्चर से संबंधित हो, भले वो बायोलॉजी से संबंधित हो, हमने एक टॉपिक एंड किया जिसका नाम था सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान। वैसे भी ये टॉपिक सबके लिए इम्पोर्टेंट था। जो लोअर क्लास के स्टूडेंट हैं उनके ये टॉपिक हायर क्लास में काम आएगा। जो बच्चे 11th 12th वाले, खास करके 11th एग्रीकल्चर बायोलॉजी वाले, इनकी ये टॉपिक आगे ग्रेजुएशन लेवल में भी काम आता है। और हर कंपटीशन एग्जाम, भले आप पटवार का एग्जाम दो, भले आप कांस्टेबल का एग्जाम दो, भले आप वीडियो जयन किसी का भी एग्जाम दो, यदि साइंस से बायोलॉजी के क्वेश्चन उठते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा सेल बायोलॉजी से ही उठता है। और मैं गारंटी के साथ आपको आश्वासन दिलाना चाहूंगा, जो मैंने चीजें पढ़ाई है आप पर्टिकुलर उतना ही ध्यान रखना, उससे बाहर कुछ नहीं जाता। भले वो बोर्ड का लेवल हो, भले वो कंपटीशन एग्जाम का हो, जो चीजें सिखाई है पर्टिकुलर आपको याद करनी है, समझने की कोशिश करनी है। फिर भी कुछ चीजें आपके अंदर नहीं बैठी हुई है या समझ में नहीं आई हुई है, आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। भले आप मेरे से रूबरू हो या व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हो, सर ये क्या है वो क्या, मैं एक एक चीजें आपको समझा दूंगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो रसायन विज्ञान से संबंधित है। ये टॉपिक क्लास 8, क्लास 9, क्लास 11, 10वीं नहीं, क्लास 11 भले एग्रीकल्चर से संबंधित हो, भले बायोलॉजी से संबंधित हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस 11th एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक आगे 12th में भी पर्टिकुलर काम आता है और 8वीं 9वीं के लिए भी आगे 10वीं में काम आएगा। मैं ये टॉपिक क्लास 9th की बात करूं तो 9th में चैप्टर नंबर 3, तीसरा एक चैप्टर है जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, उससे रिलेटिव है। भले आप इस चैप्टर का नाम परमाणु एवं अणु रखो, भले इस चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर रखो, कुछ भी रखो, ये टॉपिक हम जो आपको नाम देना उस हिसाब से दे सकते हो। 9वीं वाले बच्चे हैं तो वो आप लिख लो चैप्टर नंबर 3 अणु एवं परमाणु या परमाणु एवं अणु। जो 11th वाले वो इसके लिए लिख लो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। और 8वीं वाले वो भी लिख लो एटॉमिक स्ट्रक्चर या अणु एवं परमाणु, जो भी आपको अच्छा लगे। तो हम शुरू कर रहे हैं। मैं इस टॉपिक में बहुत फंडामेंटल चीजें बताऊंगा जो हर वक्त आप रसायन से संबंधित, केमिस्ट्री से संबंधित चीजें पढ़ोगे काम आएगी। हम इसमें जानेंगे परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है। जब 8वीं 9वीं वाले बच्चे 10वीं में आएंगे तब वो अपना आगे पढ़ेंगे। एक मेरे पास है H2SO4, एक है H3PO4, एक है मेरे पास CH3COOH, एक है HNO3। तो आप सोचोगे 10वीं में आगे सोचोगे सर ये H2SO4 बढ़ता कैसे, मतलब ये कैसे दो हाइड्रोजन जुड़ गए, एक सल्फर जुड़ गया, 4 ऑक्सीजन जुड़ गए, या H3PO4 में ये कैसे 3 जुड़ गए। वो सब बेसिक चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। खास करके मैं 11वीं वालों के लिए बोल रहा हूँ, दिमाग में ठूस लेना और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम यहाँ से सीखेंगे कि ये चीजें कैसे बनती है। तो मैं बेसिक से लेके चलूंगा। आज मैं आपको पर्टिकुलर परमाणु अणु के बारे में बताऊंगा, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, इनके बारे में परिभाषा लिखवाऊंगा। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, जो इंपोर्टेंट लगेगा उस हिसाब से। चलो शुरू करें अपन। मैं ये मिटा रहा हूं, मैं एक बड़ा सा हेडिंग डाल रहा हूं। आप 9वीं वाले परमाणु एवं अणु लिख लो, या मैं लिखवा लेता हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैं लिख रहा हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी परमाणु संरचना। परमाणु संरचना। चलो अपन शुरू करें इस टॉपिक को। सबसे पहला हमारे जहन में या हमारे माइंड में ये आता है कि सर परमाणु होता क्या है, परमाणु होता क्या है। वैसे मैं आपको सही ढंग से बोलूं तो हम जो सजीव है, जो हमारे लिए सबसे छोटा भाग है वो है कोशिका। हमारा शरीर जिस प्रकार से कोशिकाओं से मिलकर बना है, कोशिकाएं आगे मिलती है, उत्तक उत्तक, अंग अंग, अंग तंत्र मिलकर पूरा शरीर। इसी प्रकार जो निर्जीव चीजें हैं, यानी जो तत्व है, लोहा है या सोना है या
कोई भी आप पर्टिकुलर एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? हमारा शरीर जिस प्रकार से कोशिका से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार ये छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि परमाणु होते क्या है। चलो शुरू करें। आप एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो, परमाणु। परमाणु, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है, इसके संदर्भ में किसने कौन से नियम दिए, क्या दिया क्या नहीं। पढ़े अपन। देखो मैं लिख रहा हूं, वैसे वैसे आप ऐसा लिख लो। परमाणु बड़ा हेडिंग डाल दो, लिखो। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। लिखते जाओ मेरे साथ साथ, या पहले समझ लो। हिंदी में बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। यदि मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूं, यदि संधि विच्छेद बोलो या कुछ भी बोलो, एक ये ए से मिलकर बना है, एक ये टीओएम, टम या टॉम से मिलकर बना है। टीओएम ये शब्द है अपने आप में एक ग्रीक शब्द। कौन सा शब्द? ग्रीक शब्द। लिखते जाओ मेरे साथ साथ। ये अपने आप में एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है विभाज्य। जिसका मतलब होता है विभाज्य। जिसका मतलब होता है विभाज्य या विभाजित। विभाज्य या विभाजित। विभाज्य या विभाजित। ए का मतलब होता है नोट या नहीं। ए का मतलब होता है नोट या नहीं। यहां तक आप उतार दो, यहां तक आप उतार दो, यहां तक आप नीचे लिख लो। इन दोनों को बनाऊंगा तो इसका मतलब होगा अविभाजित। 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 ये किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। डाल्टन एक वैज्ञानिक हुए, डाल्टन के अनुसार। डाल्टन के अनुसार। डाल्टन के अनुसार। ये लिख लो। सबसे पहले आप लिख लो, फिर मैं समझा रहा हूं। फिर मैं समझा रहा हूं। चलो मैं समझाऊं। देखो परमाणु इंग्लिश में बोलते हैं एटम या परमाणु। दो शब्दों से मिलके बना है, एक एक ए, एक एक टम या टॉम, जो भी बोलो। ए का मतलब होता है नोट या नहीं। ए का मतलब होता है नहीं। टॉम का मतलब क्या है? ये अपने आप में एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है विभाज्य या विभाजित होना। टॉम या टम का मतलब होता है विभाजित होना, लेकिन आगे मैंने जोड़ दिया ई। ए का मतलब नहीं, इसका मतलब विभाजित नहीं होगा। इन दोनों को मिलाऊंगा तो मुझे एक शब्द मिलेगा अविभाजित। अविभाजित। डाल्टन नाम के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बोला कि ऐसा एक कण जिसे और अधिक हम तोड़ नहीं सकते, जिसे और अधिक हम विभाजित नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है? परमाणु। वो क्या कहलाता है? परमाणु। ये लिख लिया। अब मैं आपको परमाणु के बारे में थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिखवा देता हूं। मैं बोलूं और आप लिखो। लिखो। परमाणु एक ग्रीक शब्द है। परमाणु एक ग्रीक शब्द है। लिखते जाओ। आप यहां तक लिख लिया, नीचे वाली लाइन से शब्द शुरू करो। परमाणु एक ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ है अविभाज्य। इसका अर्थ है अविभाज्य। इसका अर्थ है अविभाज्य। अर्थात एक विशिष्ट कण, अर्थात एक विशिष्ट कण जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। नई वाली लाइन से शुरू करो। नई वाली लाइन से शुरू करो। डाल्टन के अनुसार सभी पदार्थ डाल्टन के अनुसार सभी पदार्थ, कोष्टक में लिखो द्रव्य, द्रव नहीं द्रव्य, सभी पदार्थ, कोष्टक में लिखो द्रव्य, कोष्टक बंद करो। सूक्ष्मतम लिखना तो आता है। सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों से मिलकर बड़े होते हैं।
जिन्हें परमाणु कहते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये मोटा मोटा सा परमाणु के बारे में कुछ बेसिक चीजें थी। अब ऐसा करो, आप एक हेडिंग डालो, नीचे लिखो अणु। परमाणु लिखा, वैसे एक हेडिंग डालो अणु। हमें ये भी पता होना चाहिए भाई अणु क्या होता है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि अणु क्या होता है। जिस प्रकार आपने परमाणु के बारे में लिखा, वैसे आप कुछ चीजें अणु के बारे में लिख लो। 2 लाइनें छोड़ के एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो अणु। क्या? अणु। और ये बेसिक चीजें हैं, आपको पर्टिकुलर ध्यान रखनी है। चलो अणु के बारे में लिखो। अणु के बारे में सर्वप्रथम, अणु के बारे में सर्वप्रथम, अणु के बारे में सर्वप्रथम आवोगाद्रो, आवोगाद्रो, अणु के बारे में सर्वप्रथम आवोगाद्रो ने जानकारी दी थी, आवोगाद्रो ने जानकारी दी थी। परमाणु के बारे में सर्वप्रथम डाल्टन साहब ने, इसी प्रकार अणु के बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दी? आवोगाद्रो साहब ने। किसने दी? आवोगाद्रो साहब ने। नई वाली लाइन से शुरू करो, आप लिखो पदार्थ का वह छोटे से छोटा, पदार्थ का वह छोटे से छोटा, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, 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 तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अणु कहलाता है, अणु कहलाता है, अणु कहलाता है, अणु कहलाता है। परमाणु और अणु के बारे में लिख लिया। अब आप 3rd नंबर लिखो तत्व। हमें ये भी पता होना चाहिए भाई तत्व क्या होता है, तत्व क्या होता है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। चलो लिखो, चलो तत्व के बारे में लिखो। रॉबर्ट बोयल, रॉबर्ट बोयल लिखो, रॉबर्ट बोयल। बेसिक चीजें दिमाग में ठूस लेना आप। रॉबर्ट बोयल, तत्व में लिखो। रॉबर्ट बोयल ने सर्वप्रथम तत्व के बारे में जानकारी दी। रॉबर्ट बोयल ने सर्वप्रथम तत्व के बारे में जानकारी दी, तत्व के बारे में जानकारी दी। अब लिखो वे पदार्थ जो कि, अब इसकी परिभाषा नीचे लिखो। वे पदार्थ जो कि, वे पदार्थ जो कि एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। उदाहरण लिखो, उदाहरण लिखो, एग्जाम्पल लिखो आप। कौन से तत्व? सबसे पहले लिखो आवर्त सारणी के तत्व, आवर्त सारणी के तत्व, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं वो अपने आप में तत्व है। आवर्त सारणी के तत्व जैसे किसी को याद है? सोडियम तत्व, मैग्नीशियम तत्व, एल्यूमिनियम तत्व, ये लिख लो। आवर्त सारणी के तत्व सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये। फिर आगे आप 4 नंबर लिखो। पहले हमने परमाणु लिखा, फिर अणु लिखा, तत्व लिखा, अब लिखो यौगिक। इतना खूब था तत्वों के बारे में, अब लिखो यौगिक, अब लिखो यौगिक। यौगिक लिखो वे शुद्ध पदार्थ, यौगिक के अंदर लिखो वे शुद्ध पदार्थ, वे शुद्ध पदार्थ जो कि 2 या 2 से अधिक, वे शुद्ध पदार्थ जो कि 2 या 2 से अधिक, जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में संयुग्मन से, संयुग्मन से, यहां पे लिख रहा हूं, संयुग्मन से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, यौगिक कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण जल, उदाहरण जल। जल अपने आप में क्या है? यौगिक है। उदाहरण लिख लो जल, यानी H2O। H2O किसका फॉर्मूला है? जल का। किसी को पता है ना? नहीं। ये हमने पढ़ा परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, तत्व क्या होता है, या यौगिक क्या होता है।
बेसिक चीजें दिमाग के अंदर ठूस लेना और याद रखनी है। अब हम चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ रासायनिक संयोजन के नियम लिखवाऊंगा जो काम के हैं। आपको नियमों को थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। चलो, अब आप एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो, जो मैं बोल रहा हूं वो बड़ा सा हेडिंग डाल दो। लिखो रासायनिक संयोजन के नियम, एक दो लाइन छोड़ के एक बड़ा सा हेडिंग डालो। रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम। इसमें पहला आप लिखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला लिखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। रासायनिक संयोजन के नियम में पहला लिखो आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लिखो इसके बारे में, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में लिखो। पहला देखो हम पढ़ रहे हैं रासायनिक संयोजन के नियम, जिसमें पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें लिखो आप ये नियम लेवोसियर नामक वैज्ञानिक ने दिया। ये नियम लेवोसियर नामक वैज्ञानिक ने दिया। ये नियम लेवोसियर नामक वैज्ञानिक ने दिया। आगे लिखो इस नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। न उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उसका विनाश किया जा सकता है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान हमेशा सुरक्षित रहता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। नीचे एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल पहले लिखो मेरे साथ साथ, फिर मैं समझाता हूं। N2 + 3H2 दोनों मिलकर बढ़ गया 2NH3, ये रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो हम द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते, न ही नष्ट कर सकते। द्रव्यमान हमेशा सुरक्षित रहता है। सुरक्षित का मतलब जितना क्रियाकारक का या जितना अभिकारक का या जितना रिएक्टेंट का द्रव्यमान होगा, उतना द्रव्यमान उत्पाद का या प्रोडक्ट का होगा। जो तीर के निशान के पूंछ की ओर जो चीजें लिखी हुई होती है वो होता है अभिकारक। जो तीर के मुंह की ओर चीजें लिखी हुई होती है वो होता है उसका उत्पाद। यानी ये दोनों मिलकर कुछ करके कुछ न कुछ बना रहे हैं। यानी तीर के निशान के आगे की ओर जो लिखा हुआ है उनका द्रव्यमान और उनका जो उत्पाद बढ़ा, दोनों का द्रव्यमान हमेशा बराबर होगा। यानी द्रव्यमान सुरक्षित रहेगा। वो कैसे, आपको कम से कम, मैं आशा करता हूं जो बच्चे देख रहे हैं मेरा वीडियो, उनको कम से कम 25-30 तक तत्वों के नाम याद होंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके याद होंगे। यदि मैं नाइट्रोजन की बात करूं या हाइड्रोजन की बात करूं, इनका परमाणु क्रमांक कितना होगा? किसी को पता है? परमाणु क्रमांक का मतलब कितने नंबर पे वो आते हैं? 11th के बच्चे, साहिल है या विस्ना राम है, आशीष चंचलानी, आपको पता होगा। या 9th के कुछ बच्चों को पता होगा। दिव्या कुमावत, यशविंदर सेन, भोड़ी चौधरी, प्रेमी चौधरी, किसी को याद है? सिंपली याद है तो बैठ रहे। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक यानी कितने नंबर पे आता है? तो मैं गिनता हूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। सर नाइट्रोजन आ रहा है 7 नंबर पे। कितने पे आ रहा है? 7 नंबर पे। हाइड्रोजन 1 नंबर पे। आपको इनके द्रव्यमान के लिए ध्यान रखना है, साधारणतः मुख्यतः जिनका जितना परमाणु क्रमांक होता है उसका दुगुना उनका परमाणु द्रव्यमान होता है। यानी क्रमांक का दुगुना उनका भार होता है। लेकिन हाइड्रोजन का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उनका द्रव्यमान होता है। यानी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो द्रव्यमान भी कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। क्योंकि हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन कोई होता है नहीं। वो में से मैं आगे समझा दूंगा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, क्या नहीं है, कैसे नहीं। लेकिन नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है तो उसका द्रव्यमान उसका दुगुना यानी 14। नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 14। कितना? 14। लेकिन नाइट्रोजन कितने अपने पास? 2।
इसका मतलब 14 गुणा 2 कर दिया 28। हाँ या ना। अब देखो हाइड्रोजन एक का मेरे पास द्रव्यमान, हाइड्रोजन एक का द्रव्यमान कितना है? एक, क्योंकि परमाणु क्रमांक एक, द्रव्यमान भी एक, लेकिन हाइड्रोजन कितनी है? दो, तो दोनों का हो गया दो, लेकिन मैं इसे कितने में गुणा करूं? 3 से करूंगा। तो ये तो 28 था, 3 गुणा 2 हो गया 6। अब देखो इन दोनों को जोड़ता हूं तो टोटल कितना हो गया? 28 × 6 34, यानी N2 + 3H2 का टोटल द्रव्यमान 34 हुआ। अब वो का वो इसका बैठ जाए तो हमारी बात बन जाए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम सही हो जाए। अब देखो नाइट्रोजन एक का कितना? 14, परमाणु क्रमांक 7, द्रव्यमान 14, चलो 14 प्लस हाइड्रोजन एक का एक, लेकिन है कितने? 3, तो तीनों का 3 हो गया, लेकिन गुणा कितने से किया हुआ है? 2 से। 2 14 + 3 कितने हो गए? 17, तो 2 × 17 कितना हो गया? 34। इसका मतलब जितना द्रव्यमान अभिकारकों का था उतना ही उतना उत्पाद का है, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना कर रहा है। समझ में आया या ना? लगभग आया होगा। यहाँ पर थोड़े बहुत कंफ्यूजन होता होगा किसी बच्चों को, अलग बात है। ये देखो 34 इसका, 34 इसका, ये नियम हो गया अपना पास। ये देख लो आप। अब मैं थोड़ा आगे लिख रहा हूं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हमने पहला पढ़ा, रासायनिक संयोजन के नियम में हमने पहला पढ़ा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप सेकंड नंबर लिखो, आप 2 नंबर पर लिखो, 2 नंबर पर लिखो स्थिर अनुपात का नियम। 2 नंबर पर लिखो स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। 2 नंबर पर लिखियो आप स्थिर अनुपात का नियम। ये लिखो, पहला लिखो यह नियम, इसमें पहला लिखो यह नियम प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। यह नियम प्राउस्ट, मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा, यह नियम प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया, प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। नई लाइन से शुरू करो। इस नियमानुसार, ये नियम क्या बोलता है वो भी जाने। इस नियमानुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान, एक निश्चित अनुपात काट लो, एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इस नियमानुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। एग्जाम्पल दे अपन। कुल मिला के स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है कि, यहां पे समझो, ये नियम ये कहता है कि किसी भी यौगिक को आप कहीं से भी खोजो। मैंने पानी तालाब से लिया, भले उस पानी को बारिश से लिया, भले उस पानी को मैंने ट्यूबवेल की सहायता से लिया, उसमें जो H2O जो यानी जल, उसमें जो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के तत्वों का जो अनुपात होगा वो हमेशा फिक्स होगा, कभी निर्भर नहीं करेगा कि आपने उसको कहां से लिया। या मैंने अमोनिया गैस बनाई, या मैंने इसको किसी वातावरण से लिया, या इसे मैंने इसके बनाने का एक प्रोसेस है हेबर प्रोसेस, उसकी सहायता से बनाया, कहीं से भी लूंगा, उसमें नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का अनुपात हमेशा एक फिक्स होगा, वो कभी उसके स्रोत पर निर्भर नहीं करता कि आपने कहां से लिया है या कहां से नहीं। समझते इसे? इसका उदाहरण लिखो, लैंग्वेज लिखिए, एग्जाम्पल EX करके लिखो। H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात, द्रव्यमानों का अनुपात
द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 1:8 होता है। हमेशा 1:8 होता है। हमेशा 1:8 होता है। भले ही हमने जल को किसी भी स्रोत से लिया हो, भले ही हमने जल को किसी भी स्रोत से लिया हो। अब आप सोच रहे होंगे सर 1:8 कैसे आया? H2O जल की बात करें, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 8। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हेलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक 8 है तो द्रव्यमान 16। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1, उसका द्रव्यमान भी 1। हाइड्रोजन 1 का 1 है, लेकिन हमारे पास कितनी है? 2। तो ये होगा 2:16। यदि इसको और हम तोड़े, यदि मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो 1:8 आ जाएगा। आया ना? ठीक था। ये था स्थिर अनुपात का नियम। नवी के लेवल के लिए 2 ही नियम दिए हुए, थोड़े बहुत लेंगे, ध्यान रखनी है आपको। ये नियम दिया किसने, वो ध्यान रखना। अब हम पढ़ रहे हैं परमाणु के संदर्भ में एक बढ़िया नियम। ये 2 नियम थे बस, अब हम कुछ और पढ़ रहे हैं। एक बड़ा साइडिंग डालो। रासायनिक संयोजन के नियम में 8वीं नवी के अनुसार इतना खूब है। जो 11वीं वाले बच्चे वो भी ये 2 ही लिखे आप, आगे 2-3 होते वो छोड़ो, आप ये लिख लो। अब रासायनिक संयोजन के हमने नियम पढ़ रहे लिए। अब हम परमाणु के संदर्भ में जो डाल्टन साहब ने एक नियम दिया वो पढ़ रहे हैं, और इंपॉर्टेंट है, एक ताला लगा देना उस नियम के ऊपर। अब आप उस सिद्धांत के ऊपर, नियम भी नहीं सिद्धांत, एक सिद्धांत लिख के अलग से हेडिंग डालो, 2-3 लाइनें छोड़ के। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। बड़ा सा आप हेडिंग डाल दो, बड़ा सा आप हेडिंग डाल दो, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आपने बड़ा सा हेडिंग डाल दिया होगा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। मैं इसमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, पहले आप वो पॉइंट लिख लो, फिर मैं उन पॉइंट को धीरे धीरे समझाऊंगा। पहले आप उसके संदर्भ में कुछ पॉइंट्स लिख लो, उसके संदर्भ में कुछ पॉइंट्स लिख लो। लिखो, एक तीर का एरो करके आप लिखो, उसके अंदर तीर का साइन करके लिखो। यह सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण एवं, यह सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। इसका मतलब डाल्टन का जो सिद्धांत है, हमने जो अभी 2 नियम पढ़े उन्हीं के ऊपर आधारित है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यह सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। नई लाइन से लिखो, नई लाइन से लिखो, या एक लाइन छोड़ के आप लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार, ऐसे लिखो आप, इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु निम्न है। इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु निम्न है। इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु निम्न है। अब मैं आपको उन बिंदुओं के बारे में लिखवाऊंगा। चलो लिखो, नई लाइन से शुरू करो, लिखो। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व कोमा यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, द्रव का मतलब होता है एक लिक्विड अवस्था। द्रव्य के अंदर सॉलिड, गैस, लिक्विड सब आ जाते हैं। मैं यदि द्रव्य बोल रहा हूं, द्रव्य यानी मैटर में ठोस भी आ सकता है, द्रव भी आ सकता है और गैस भी आ सकती है। मैं बोलता हूं द्रव का मतलब होता है लिक्विड।
यानी पानी के जैसा। मैं वापस पूरी लाइन को रिपीट कर रहा हूं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक, सभी द्रव्य चाहे तत्व कोमा यौगिक या मिश्रण, कोमा यौगिक या मिश्रण हो, कोमा सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। अब आगे आप लिखो नई लाइन से, एक नंबर डाल के लिखो, एक नंबर डाल के लिखो। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, सभी द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यहां से लिखो, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सेकंड नंबर लिखो, सेकंड नंबर लिखो। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, परमाणु अविभाज्य यानी और नहीं तोड़ सकते, वैसे भी पहले मैंने बताया था। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम इसे लिखेंगे, सूक्ष्मतम कण है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं, न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है, न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। थर्ड नंबर लिखो, दिए गए तत्व के, थर्ड नंबर लिखो, दिए गए तत्व के, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म, एवं रासायनिक गुणधर्म, एवं रासायनिक गुणधर्म, एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, समान होते हैं। 4 नंबर लिखो, 4 नंबर लिखो। भिन्न भिन्न तत्वों के, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान, परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म, एवं रासायनिक गुणधर्म, एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। 5 नंबर लिखो, 5 नंबर लिखो। भिन्न भिन्न तत्वों के, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान, सॉरी 5वें नंबर लिखो। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर, द्रव्यमान काटो, परमाणु परस्पर, यहां पे लिखा हो परस्पर लिख सकते हो, परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या में, छोटी पूर्ण संख्या के, छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर, अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। मैं वापस 5वां नंबर पॉइंट रिपीट कर रहा हूं। भिन्न भिन्न तत्वों के, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में, छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं या अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। लास्ट पॉइंट लिखो, छठा पॉइंट लिखो। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं, प्रकार निश्चित होते हैं। आगे लिखो, सॉरी 7वां पॉइंट लिखो आप, 7वां पॉइंट लिखो। तत्वों के परमाणु, तत्वों के परमाणु, तत्वों के परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तत्वों के परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं और अणु बनाते हैं, और अणु बनाते हैं, और अणु बनाते हैं, और अणु बनाते हैं। मैंने आपको 7 पॉइंट लिखवाए, अब मैं इन 7 पॉइंटों को समझा रहा हूं, अब मैं इन 7 पॉइंटों को समझा रहा हूं। चलो, पहली चीज देखो, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, सभी द्रव्य, भाई जी द्रव्य का, एक द्रव्य होता है, एक द्रव होता है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है।
द्रव्य को हम बोलते हैं मैटर, क्या बोलते हैं, मैटर। द्रव को बोलते हैं हम लिक्विड, क्या बोलते हैं, लिक्विड। अब देखो द्रव्य के अंदर यानी मैटर यानी पदार्थ, पदार्थ कैसा हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इसका मतलब द्रव अपने आप में एक द्रव्य है, द्रव अपने आप में क्या है, एक द्रव्य। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, द्रव क्या होता है या द्रव्य क्या होता है। मैंने क्या बताया, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे वो तत्व हो, चाहे वो तत्व हो या वो यौगिक या मिश्रण हो, यौगिक या मिश्रण एक, मैं कह रहा हूं ए एक तत्व है, बी एक तत्व, जब मिलेंगे तो ए बी क्या, ए बी को हम यौगिक भी बोल सकते हैं या मिश्रण भी बोल सकते हैं। या यौगिक या मिश्रण हो या सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। सूक्ष्म कणों मतलब जो तत्व हो, भले यौगिक हो भले मिश्रण हो, ये सभी एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, परमाणु, क्या बोलते हैं, परमाणु। फिर हमने 7 पॉइंट लिखे, कितने पॉइंट लिखे, 7। अब मैं उन 7 पॉइंटों को समझा रहा हूं, अब मैं उन 7 पॉइंटों को समझा रहा हूं। पहला है सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इसका मतलब मेरे पास भले ठोस हो, भले मेरे पास द्रव हो, भले मेरे पास गैस हो, ये सब के सब किससे मिलके बने होते हैं, तब हम बोलेंगे सर परमाणुओं से। किससे, परमाणु से। और परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। चलो सेकंड पॉइंट क्या है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होता है न ही उसका विनाश होता है। मतलब जो एटम, जो परमाणु है वो अविभाज्य कण है, यानी इसको हम तोड़ नहीं सकते। यही डाल्टन ने बताया था, यही मैंने सबसे पहले बताया था। और रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी प्रकार के नए परमाणु का न तो निर्माण हो सकता है न ही उसे हम तोड़ सकते हैं। सेकंड ये था। थर्ड क्या है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। दिए गए तत्व के, मैं कह रहा हूं मेरे पास एक तत्व है जो है Fe, फेरस यानी आयरन। इस एक लोहे के लिए जितने भी परमाणु होंगे, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में हो सकते, जितने भी परमाणु होंगे उनका द्रव्यमान और उनके रासायनिक गुणधर्म, यानी इन सब परमाणुओं का द्रव्यमान और इन सब परमाणुओं के जो रासायनिक गुणधर्म होंगे, जो कैरेक्टर होंगे, वो सब समान होंगे। आगे है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। मेरे पास एक तत्व है, मेरे पास सोडियम, एक तत्व है मेरे पास मैग्नीशियम, ये दोनों अलग अलग तत्व है। इन अलग अलग तत्वों में अलग अलग परमाणु होंगे, इसमें भी अलग होगा, इसमें सोडियम के परमाणु होंगे, इसमें मैग्नीशियम के परमाणु होंगे, यानी अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, ये बोला हुआ है। और आगे क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। यौगिक, चलो मैं जल बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, H2O। ये किससे मिलकर बना होगा, ये किससे मिलकर बना होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। यानी जो यौगिक बन रहा है वो तत्वों के किससे मिलकर बना, वो तत्वों के द्रव्यमानों के छोटी पूर्ण संख्या से मिलकर ये बना हुआ होगा। आगे मैंने लिखा है किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते, यानी कोई भी मैं यौगिक लूंगा, उनमें H2 एक यौगिक है, अमोनिया एक यौगिक है, इनमें जो परमाणु है, भले हाइड्रोजन का परमाणु, ऑक्सीजन का, इधर नाइट्रोजन का या हाइड्रोजन का परमाणु, ये परमाणु आपस में संख्या एवं प्रकार में निश्चित होंगे। यानी H2O में हाइड्रोजन के 2 ही परमाणु होंगे या 2 ही तत्व होंगे, या अमोनियम नाइट्रोजन का एक ही होगा, ये अपने आप में एक फिक्स होता है। और लास्ट मैंने आपको लिखवाया था कि तत्वों के परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और क्या बनाते हैं, अणु, क्या बनाते हैं, अणु। ये मोटा मोटा सा था डाल्टन का नियम, ये मोटा मोटा सा क्या था, डाल्टन का नियम। आज तक के लिए इतना खूब है, पहली क्लास थी। जो मैंने लिखवाया है वो पूरे पॉइंट्स लिखने हैं, कल मैं स्कूल के अंदर चेक करूंगा, कोई बहाना नहीं, सबके नोट्स तैयार होने चाहिए। वैसे भी आपने छुट्टियों के बहाने बना ली कि सर हमने वो किया, हम वहां चले गए, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा हंसो, आदत आपको डालनी पड़ेगी ऑनलाइन वाली।
कोरोना का कुछ फिक्स नहीं, कभी आए न कभी जाए। और थाना यहाँ इलाज तो एक सर कोरोना है माना पास कर से, तो गधेड़ो तुम 9वीं में पास हो जाओगे, 8वीं में हो जाओगे, 10वीं में हो जाओगे, 11वीं 12वीं पास हो जाओगे, लेकिन आगे कंपटीशन एग्जाम दोगे, यदि किसी नौकरी की तैयारी करो तब तो पढ़ना पड़ेगा। फोकट में गवर्नमेंट किसी को नौकरी नहीं देती, वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक एक सीट के लिए 1500 2-2 हजार लड़कों के बीच में कंपटीशन होता है। इस कारण अभी से पढ़ना शुरू कर दो, फायदे में रहोगे गधेड़ो, तुम्हें भी फायदा है। और लड़कियों को भी मैं बोल रहा हूँ बहाने मत बनाओ, प्लीज पढ़ो, पूरे होशो फायदो था नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना खूब था, मैंने बेसिक चीजें लिखवाई है, ये आपको लिखनी है। कल मैं क्लास के अंदर पूछूंगा सबको, भले 8वीं वाले हो, भले 9वीं वाले, भले 11th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, भले बायोलॉजी को, याद होना चाहिए। कल मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना खूब है, धन्यवाद।